तो जिस तरह नील पोस्टमैन अपनी किताब अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ में तस्करा करता है कि कैसे एंटरटेनमेंट ने अमेरिकन पॉलिटिक्स, पब्लिक डिस्कोर्सेज और एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया था आफ्टर 1950s एंड 60s। टेलीविज़न ने हर चीज़, न्यूज़, मीडिया, पॉलिटिक्स, पब्लिक डिस्कोर्सेज, इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया था। और उनका मानना ये था कि एंटरटेनमेंट ही वहाँ पे बेचा जाता है एंड पीपल यूज टू सेल परफॉर्मेंस रादर देन सब्सटेंस। इन अमेरिका यू कैन अचीव एनीथिंग इफ़ यू आर एन अम्यूज़र, ये मानना था नील पोस्टमैन का। और इसी तरह नील पोस्टमैन ने कंट्रास्ट ड्रॉ किया था बिटवीन जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 एंड ऑल्डस हॉक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें नील पोस्टमैन ये कहता है कि जो हॉक्सले का मानना था ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कि दुनिया के अंदर लोगों को अम्यूज़मेंट ने जकड़ रखा है और वो ही लोगों के डिस्कोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, ना कि फोर्स और फियर लोगों को कंट्रोल करता है, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब 1984 में कहा था। हॉक्सले का मानना यह था कि पीपल आर टू मच डिस्ट्रैक्टेड टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। पीपल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू थिंक डीपली बिकॉज दे वर टू एंटरटेन। तो इसी तरह इन 80s एंड 90s पाकिस्तान में भी यही समझा जाता था कि मीडिया इज़ टू मच कंट्रोल्ड एंड स्टेट डज नॉट वांट कि आप लोगों तक नॉलेज मुहैया हो। इसीलिए लोगों ने ये तासुर बना लिया था। हालांकि उस दौर में नेशनल टेलीविज़न भी एक था, मीडिया के लिए जो मौके थे वो भी कम थे, ये जितने मामलात थे लोगों की रसाई के लिए वो बहुत कम थे। और लोगों ने ये तासुर बना लिया था कि स्टेट नहीं चाहती कि लोग कुछ सीखें, कुछ हासिल करें और पॉलिटिक्स के बारे में जानें। फिर इंटरनेट का दौर आया और लोगों ने ये समझा कि अब लोगों के पास नॉलेज वन क्लिक अवे रहेगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रिवेल करेगा। लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग का जो निज़ाम है वो इम्प्रूव होगा। लोगों के पास हर किस्म की पॉसिबल नॉलेज वन क्लिक अवे रहेगी और लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन लोगों ने इंटरनेट का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जदीद मुआशरा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से जकड़ गया। जदीद मुआशरे के अंदर जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का निज़ाम प्रिवेल होना था, वहाँ पे लोगों ने इंटरनेट के गलत फ़ायदों से अपने आप को कंज्यूमरिज्म में जकड़ लिया और लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी थी वो सिरे से ख़त्म होकर रह गई। तो इसी तरह हम इस बात का तज़किरा करेंगे आज कि जिस तरह कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग का एक कैंसर है प्रिवेल कर रहा है लोगों में, कि इसमें किन लोगों की गलती है। क्या ये सिर्फ वही कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि गलती पर हैं, या कि वो अवाम है जो कि इनको सपोर्ट करती है, 20-20 लाख 30-30 लाख व्यूज़ देती है। ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग का निज़ाम प्रिवेल करता है, ना कोई मैसेज होता है, ना कोई ऐसी बात होती है जिससे आप कुछ सीख सकें। एक इदारे की रिसर्च के मुताबिक बताया ये जाता है कि जहाँ मिलेनियल्स ये सोचते थे कि हम बड़े होकर डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स, इन प्रोफेशंस में जाएंगे, तो आज 5 से 15 साल के दरमियान के बच्चे से जब पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं बड़े होके, तो उनका एम ये होता है कि वो फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा मुआशरा इस कैंसर से जकड़ चुका है। हमारे मुआशरे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसीलिए नीचा ने अपनी किताब 10 स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में इस बात का तज़किरा किया था अबाउट लास्ट मैन। वो लोग जो कि बिल्कुल अनइंटेलेक्चुअल होंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग से यकसर आरी होंगे, यही मामलात उनके यहाँ प्रिवेल करेंगे। इन फैमिली व्लॉगर्स के बारे में तहकीक करने के बाद पता ये लगा कि इनमें से काफ़ी लोगों के पास मिलियंस की फॉलोइंग है। कुछ जो मशहूर आपके यूट्यूबर्स हैं उनमें से कुछ की फॉलोइंग 8 मिलियन है, कुछ 4 मिलियन, कुछ 6 मिलियन। लेकिन पता ये चला कि उनका जो कंटेंट है उसके अंदर कभी बकरों को बांधा जाता है, उनके कंटेंट के अंदर कभी शादियां करवाई जाती हैं, कोई नई गाड़ी लेता है हर हफ्ता। ये वो चीज़ें हैं जो कि ये लोग अपने फैमिली व्लॉगिंग के कंटेंट में देते हैं, जिसके अंदर ना कोई सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर ना कोई मैसेज, ना कोई सबक, ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्राइव करने वाली कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर लोग कोई सबक हासिल करें। फैमिली व्लॉगर्स ये सोचते हैं कि अपनी आइडियलाइज्ड ज़िंदगी दिखाकर लोगों के जो व्यूज़ हैं वो हम गेन कर लेंगे। ये कंज्यूमरिज्म के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो लोग जो इनको देख रहे हैं, जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग कहाँ है? उनकी सोच कहाँ है? वो क्या सोचते हैं? क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अब जो दौर है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर वो एक मुश्किल सूरत हाल में गुजर रहा है, जहाँ पे आपके फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये जितने मसाइल हैं ये लोग फेस करते हैं। आपके नौजवान वो अनएम्प्लॉयड हैं, मौके नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए 8 घंटे 9 घंटे की मेहनत मजदूरी की जाए, जिनको हम डेली वेजेस कहते हैं। और वो लोग, उनके बच्चे 5 से 15 साल की उम्र वाले, वो ये चाहते हैं कि वो बड़े होकर फैमिली व्लॉगर्स बने।
मुझे ये बताओ तुम्हारा फेवरेट ब्लॉगर कौन है? बक्की भाई। तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बहुत बड़ा यूट्यूबर। मेरा जो फेवरेट फैमिली ब्लॉगर है वो है बेसिकली दकी भाई। रजबत 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 रजब तम रजत फैमिली। सौरभ सौरभ ये किधर का है? इंडिया जन्नी और एम्पायर राइटिस। ये पाकिस्तानी इंडिया में कौन है? पाकिस्तानी है। बड़े होके क्या बनना है? मेरा भी तो सवाल अच्छा अमीर बड़ा होके क्या बनेंगे? किस तरह हमारे मुआशरे को इन्होंने करप्ट कर लिया है। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे मुआशरे की जो सोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, वही ख़त्म हो चुकी है। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ इन फैमिली व्लॉगर्स की गलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आप लोग आम आवाम भी उतनी ही बराबर की शरीक है जितने वो हैं। या इसको यूँ समझा जाए कि पाकिस्तान में शायद पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो लोग उस ज़िंदगी को आइडियलाइज़ करते हैं, लोग उन चीज़ों को देख के बहुत खुश होते हैं। तो यानी कि मुआशरे का जो ट्रुथ है वो यही हुआ, क्योंकि ट्रुथ हमेशा वही होता है जिसको लोग आइडियलाइज़ करते हैं, लोग जिसको वैल्यू करते हैं। तो जब हम इनके व्यूज़ देखते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख इनकी वीडियोस पे, तो हमें यही चीज़ पता लगती है कि लोगों ने उनके कंटेंट को वैलिडेट किया है। तो क्या हकीकतन ट्रूथ्स ज़माने में यही है? ये जो दूसरी थिंक टैंक्स काम करती हैं, ये जो पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी इस वक्त चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इनके बारे में कौन क्वेश्चन करेगा? ये वही गरीब आवाम है जिनको जब पता चलता है कि धरना देना है बिरयानी की प्लेट पे, तो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन कोई मेहनत करने की बात हो, कुछ पढ़ने पढ़ाने की बात हो, तो उस वक्त इनकी एबिलिटी टू थिंक काम नहीं करती। ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये कंज्यूमरिज्म को प्रमोट इस तरह करते हैं कि ये फ्लैशी जो कंटेंट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। दिखाऊ और बिकाऊ का कारोबार, जिस तरह डोनाल्ड जे ट्रंप ने 80s और 90s में किया था, जिससे वो उभरा था। इनका जदीद मुआशरा ये है जिसके अंदर लो एफर्ट कंटेंट प्रोड्यूस करना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। और सक्सेस एक्चुअली अटेंशन को गेन करना है, ना कि ये सोचना कि लीडर्स कैसे पैदा किए जाएं। लीडर्स तो हालांकि वो होते हैं जो कि वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कि कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे लोगों की क्रिटिकल एबिलिटी इंप्रूव हो। प्लेटो, मिशेल फुकू, कन्फ्यूशियस, नीचा, ये सारे वो फलसफी हैं जिन्होंने एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया था जिसके अंदर लीडर्स कैसे पैदा किए जाएं, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकर्स कैसे पैदा किए जाएं, ये सारी बातें बताई गई थी। सोसाइटल नॉर्म्स को बेसिकली चैलेंज करना उनका काम था, कि कैसे अगर सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करेंगे तब जाके आपकी थिंकिंग एबिलिटी थ्राइव होगी, तब जाके एक आपके क्रिटिकल थिंकर सोसाइटी के अंदर पैदा होंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये रह गया है कि कामयाबी का जो मयार है वो उनके व्यूज़ को देख के हम जज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उनके 20 लाख 30 लाख जो व्यूज़ आते हैं, इससे ये वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? लो एफर्ट कंटेंट विदाउट एनी लेसन। हकीकतन तो आप खुद तबाह होना चाहते हैं। वो जैसे नील पोस्टमैन अपनी किताब में तस्करा करता है कि अमेरिकन्स डोंट टॉक टू ईच अदर, दे एंटरटेन ईच अदर। हमारे यहाँ भी यही कुछ मामला रह गया है कि वी एंटरटेन ईच अदर, वी डू नॉट टॉक टू ईच अदर। हम अगर किसी महफिल में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी जो बातचीत है वो 5 से 10 मिनट से ऊपर नहीं कर पाते। हमें कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक चीज़ चाहिए होती है, कभी किस पे हंस लिया, कभी कोई जोक मार लिया। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बताती है कि हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग का मयार है वो कितना लो हो चुका है, कितना नीचे हो चुका है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो व्यूज़ उनकी वीडियोस पे आते हैं, इनके कसूरवार सिर्फ वही व्लॉगर्स हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप भी इस बात में बराबर के शरीक हैं। तो इसी तरह नीचे अपनी किताब 10 पोक ज़ारथुस्त्रा में इसी बात का तज़किरा करता है और उसी इंसान को क्रिटिसाइज़ करता है हू सीक्स कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ओवर ट्रूथ एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। ये जो व्यूज़ के साथ हम कन्फॉर्मिटी शो करते हैं, ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि हम जो कन्फॉर्मिटी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटल नॉर्म्स, वो ये बताती है कि हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, वो सिरे से ख़त्म हो चुकी है। हम उनके व्यूज़ देख के मुतासिर होते हैं और उनकी व्यूज़ को देख के हम उनकी सक्सेस को जज करते हैं। ये नहीं देखते कि उनका जो कंटेंट है वो कितना लो एफर्ट कंटेंट है विदाउट एनी मैसेज। तो आजकल के लोगों के लिए रियलिटी क्या है? वो रियलिटी से बिल्कुल दूर है। आजकल के बच्चे को अगर रियलिटी के बारे में बताया जाए तो वो कहते हैं इट सीम्स बोरिंग। उनके लिए थिंकिंग की कोई अहमियत ही नहीं है। रेने दुकार्ज भी कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। थिंकिंग को एज अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज करार देता है। हमारे यहाँ फ़लसफ़े की कोई अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ जो इंसान सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है, उसे गद्दार करार दिया जाता है या उसे पागल करार दिया जाता है, कि कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से उठ के आया है और ये 2-4 बातें कोट करता है, कहता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे
एक अच्छे इंसान बन के उभरें, तो उनको टफ टाइम्स दिखाएं। अगर आप उनके लिए एफर्ट वाकई में हकीकतन करना चाहते हैं तो उन्हें इन कंटेंट से दूर रखें कि जो उन्हें मफलूज करते हैं जहनी तौर। उन्हें ये दिखाएं कि एक्चुअल रियलिटी कंफर्ट से निकल के हासिल होती है। उन्हें ये बताएं कि जैसे इकबाल का कहना था कि स्ट्रेंथ इंसान को तभी हासिल होती है जब वो सोच के ऊपर मबनी कोई चीज़ करते हैं। तो इकबाल भी इसी तरह कहता है कि स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्गर रादर देन ब्रेकिंग देम। तो ये बाद में भी इकबाल एक पूरा निज़ाम एक्सप्लेन करता है इस हवाले से कि एक इंसान कैसे अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर सकता है, खुद ही को अचीव कर सकता है। ये जितना उसका फ़लसफ़ा है इकबाल का, कहाँ है हम उसे शायर मशरिक़ रिगार्ड करते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि इकबाल शायर मशरिक़ था? कहाँ हैं वो लोग जो इन फ़लसफ़ियों के हक़ में बातें करते थे? वो पेरेंट्स जो 80s, 90s, 70s के लोग थे, वो पढ़ने पढ़ाने को एक आला अमल समझते थे। आज हर बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया है, हर बच्चे को ज़हनी तौर पे मफलूज करवा दिया है। फैमिली व्लॉगिंग का ये जो कैंसर है, ये हर दूसरे घर में फैल चुका है। कितने फैमिली व्लॉगर्स पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर फैल चुके हैं, और सबसे ज़्यादा लो एफर्ट कंटेंट होता ही पाकिस्तान में प्रोड्यूस है। कभी मुहर्रम के अंदर कोई इवेंट को कैप्चराइज़ कर लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि मुहर्रम में हमने इतनी देगें बाँटी। कभी ईद पे दिखाते हैं कि हम फलां बकरा ले आए, कभी ये कपड़े पहने, कभी वो कपड़े पहने, कभी कोई गाड़ी लेकर आ गए। तो इकबाल की इस बात को अगर मद्देनज़र रखें तो हमें क्या पता चलता है कि थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन और रियलाइज़ेशन कैसे अचीव होती है? ये जितना फ़लसफ़ा, ये जितने कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल कंटेंट जिनको कहा जाता है फ़लसफ़ी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, ये सारी बातें लोग इनसे यकसर आ रही हैं। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, ये सारी चीज़ें फैमिली व्लॉगर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगेन वही बात है, हमारा मुआशरा इस कैंसर का शिकार इसी तरह हो चुका है कि हमारे लिए कोई मीनिंगफुल गुफ्तगू अगर हमारे साथ कोई 2 मिनट बैठ के करे, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती। हम कहते हैं कि व्हाट्स फन इन दैट? मीनिंगफुल गुफ्तगू के अंदर क्योंकि कोई फ़न नहीं होता। इंटेलेक्चुअलिज़्म इससे प्रमोट नहीं होता ना लोगों के लिए फैमिली व्लॉगिंग से। हम तो यही समझते हैं कि आजकल के जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, पैसे कमाते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं। तो आखिर में सवाल ये बचता है और पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कमाने के मौके कम हैं कि लोग फैमिली व्लॉगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या लोगों के पास और कोई चीज़ नहीं है जो कि वो कर सकें? हकीकतन जॉब्स प्रोड्यूस नहीं होती, चीज़ें लोगों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या लोग स्किल्स हासिल नहीं कर सकते? क्या इंटरनेट से सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग ही उनको कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहा है? क्या इंटरनेट से वो बाकी स्किल्स, फ्री कोर्सेज़ नहीं लेकर स्किल्स सीख सकते? क्या चीज़ों को पढ़ नहीं सकते? जैसे कि हमने तज़किरा किया था कि इंटरनेट का जब दौर आया था, तो लोगों ने यही समझा था कि शायद किताबें, ये जितने कंटेंट्स हैं, ये लोग हासिल कर लेंगे एक क्लिक के ज़रिए। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों से बहुत दूर हैं। तो इस बात पे सोचिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि इस सारे मामले का हकीकतन ज़िम्मेदार कौन है?